इस पॉडकास्ट को लोग जीवन भर एक तरह से इसे कार्यशाला के रूप में लें कि मेरी और आपकी बातचीत के द्वारा ये एक डिवाइन मोमेंट है, मैं ये मानता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, क्या ये दोनों एक ही चीज है? मेरे विचार से तो दोनों एक ही चीज है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं तो मैनिफेस्टेशन होता है। उन लोगों ने जो मोनिज्म को यहाँ पढ़ा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने कहा है कि ये सब भारत के दर्शन से हमने लिया है, उसी से कॉपी किया है। मुझे पैसा चाहिए, और पैसा इसलिए चाहिए कि मैं कुछ विशेष करना चाहता हूँ अपने लिए और दुनिया के लिए, और विशेष करने के बाद मेरी इमोशन आएगी कि मैं बहुत खुश रहूंगा। लेकिन अगर मुझे शाम को 4 पैग लगाने पर वही खुशी मिल रही है, तो अब मेरा माइंड फिर उस काम को नहीं करेगा। जीवन में अगर अभाव है आपके पास, अभाव का मीनिंग कमी वर्ड नहीं है। अभाव का मतलब है जब आपके पास भाव की कमी हो। यही नहीं पता चलता कि मैनिफेस्ट किस चीज के लिए है। तो मैनिफेस्ट करने के लिए हमें पहले सोचना क्या होता है? याद रखिएगा, ये पहचान की कमी ही आम आदमी को आम रखती है। आपके पास यही नहीं कि आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप तो एक मोल्डेबल प्लास्टिक बनकर रह गए कि मुझे कहीं भी मोल्ड कर लो। ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है व्यक्तित्व में, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं प्लास्टिक हूँ। यूनिवर्स के क्या वो नियम होते हैं जो हमें नहीं पता होते और हम कहीं ना कहीं उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं? हमारा जीवन एक बाग की तरह है। अगर आप अपने बाग में मन चाहे पौधे लगाकर मेहनत से उन्हें नहीं बचाएंगे तो झाड़ झंकाड़ अपने आप आ जाएंगे। कई लोग है ना ये सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी आएगी, मैं ये मैनिफेस्ट करूंगा। आने में नहीं, मतलब वो तो फ्यूचर हो गया। हमें उस पल में जीना है, उस पल में जीना है, तभी तो ग्रेटिट्यूड आएगा कि ये कार तो आ चुकी है, बस सिर्फ दिखाई देनी बाकी है। यह इवेंट अब आपको ढूंढ लेगी, ये क्वांटम फिजिक्स कह रही है। प्रणाम इंडिया, मैं आंचल वर्मा। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट आप तभी शुरू करें जब आपके पास अच्छा खासा टाइम हो। क्योंकि एक बार आपने ये पॉडकास्ट शुरू कर दिया, फिर आप टाइम, अपने आसपास के लोग, इनफैक्ट खुद को भी कुछ टाइम के लिए आप भूल जाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो आपके सोचने समझने की शक्ति को ना हिलाकर रख देंगे। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो मैं कहूँ तो एक्चुअल में इंसानी चुंबक है, जिससे आप इस तरह चिपक जाएंगे कि आपको और कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करती हूँ। राम वर्मा सर, जो देश विदेश के जाने माने NLP कोच हैं और मैनिफेस्टेशन गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत की है कि हम लोग मैनिफेस्टेशन पे इस टॉपिक पे बात करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर इंसान इस टॉपिक पे करने के लिए मुझे कभी नहीं मिलेगा। और आज हम लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत डीपली हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के, मुझे लगता है कि बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट भी होते हैं जब उनका मैनिफेस्ट पूरा नहीं होता, तो वो कहते हैं सब बकवास की चीज़ें हैं। तो आज हम लोग इस बारे में मैं आपसे जानूंगी, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन है क्या, और ये यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्स में जब हम कोई भी थॉट भेजते हैं तो वो कैसे हमें रिटर्न मिलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? मेरे विचार से तो दोनों एक ही चीज़ है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं तो मैनिफेस्टेशन होता है, या फिर आप किसी चीज़ की चाहत रखते हैं और वो उसके लिए आप उस कंसिस्टेंसी के साथ चाहत को बनाए रखते हैं, तो इसे ऐसा लगता है कि कोई हमारी हेल्प कर रहा है इस चीज़ को पाने के लिए। यद्यपि ये ओम शांति ओम में भी एक डायलॉग है, लेकिन वो डायलॉग एक बहुत बड़ी पुरानी किताब से लिया गया है जिसका नाम एल्केमिस्ट है। अच्छा। कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपको उसे मिलाने की एक तरह से षड्यंत्र करता है या कोशिश करता है या मिलवाता है। सबसे पहले ये समझिए कि बहुत सारी मिथ है इसके बारे में, बहुत सारे गलत फहमी है। जब आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो आपको बहुत थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, भारतीय दर्शन में जाना पड़ेगा, जहाँ पर एक अद्वैत सिद्धांत है जिसको बाहर की दुनिया ने मोनिज्म का नाम दिया है। अच्छा। मोनिज्म बेसिकली वहाँ पर यह बताया जाता है कि आपका विचार किसी भी चीज़ को क्रिएट कर देता है, यानी कि जो भी क्रिएशन है वो आपके विचार से आती है। लेकिन अगर आप भारतीय दर्शन को देखें तो वहाँ पर एक अद्वैत सिद्धांत है जिसका मीनिंग है कि ऑल इन वन एंड वन इन ऑल। सभी चीज़ों में एक स्पेशल एनर्जी है या ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसे हम एक सबस्टांस कहते हैं, मिरेकल सबस्टांस या चमत्कारी पदार्थ कहते हैं। और दूसरी बात है, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं इस दुनिया की, सब का रॉ मटेरियल वही है। लेकिन इसके अलावा एक दर्शन और भी है जिसको आप कभी भी गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी उसका नाम है, और वो है सांख्य दर्शन।
सांख्य दर्शन। हाँ, सांख्य दर्शन में बिल्कुल खोलकर ही बताया गया है। अगर हम उसको प्रॉपरली ध्यान से पढ़ें तो सांख्य दर्शन में पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा। और अगर हम गीता के 11वें चैप्टर को 33वें श्लोक को पढ़ लें और इन दोनों को मिला दें तो फिर अब कुछ नहीं बचता कि अब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई भी मिथ है। और यही चीज़ हमें तय भी ये कराती है आंचल के हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हुए गीता के 11वें चैप्टर के 33वें श्लोक को भी याद रखना है और सांख्य दर्शन को भी याद रखना है और अद्वैत सिद्धांत को भी। लेकिन भारतीय लोगों को, या फिर आप ये कहें कि शायद उनको नहीं पता था, उन्हें ये टेक्निक बाहर से थोपी गई है या सौंपी गई है। और वहाँ पर एक बुक आ गई कुछ दिन पहले, हम हिंदुस्तानी उसके दीवाने हो गए और हमने सोचा था यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू होता है। कौन सी? जिसको आप सीक्रेट कहते हैं। ओके, द सीक्रेट। या फिर वही मूवी आई। लेकिन उन लोगों ने जो मोनिज्म को यहाँ पढ़ा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने कहा है कि ये सब भारत के दर्शन से हमने लिया है, उसी से कॉपी किया है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो एक डिस्टोर्टेड फॉर्म में आपको पढ़ाया जा रहा है। एक उसे यूँ समझिए का एक पैकेज बना दिया गया है कि बस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ एक चीज़ों को आप अफर्म करना शुरू कर दें या विजुअलाइज करना शुरू कर दें और वो आना शुरू हो जाएगा। बात तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके परे भी अगर आप इसको प्रॉपरली समझें तो आप भारतीय दर्शन के दीवाने भी हो जाएंगे। और मैं तीनों चीज़ों को अब जोड़ूंगा ताकि आप प्रॉपरली समझें और इस पॉडकास्ट को लोग जीवन भर एक तरह से इसे कार्यशाला के रूप में लें कि मेरी और आपकी बातचीत के द्वारा। ये एक डिवाइन मोमेंट है, मैं ये मानता हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय दर्शन के सांख्य दर्शन को की बात करता हूँ। वहाँ पर जो उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक प्रकृति है और एक पुरुष है। प्रकृति का मतलब यहाँ पर है कृति से पहले। कृति का मतलब है ये बोतल है, ये किसी की क्रिएशन है। फॉर एग्जाम्पल ये स्पेक्स हैं, पेयर ऑफ स्पेक्स है, तो ये किसी का क्रिएशन है। लेकिन ये कृति है, इससे पहले प्रकृति है। प्रकृति का मतलब प्रे मीन्स पहले। इस क्रिएशन से पहले ये मात्र एक रॉ मटेरियल था, कहीं पड़ा हुआ था यूनिवर्स में। तभी एक पुरुष आया। पुरुष का मतलब यहाँ पर जेंडर नहीं है या मेल या फीमेल, यहाँ पर उसका जेंडर नहीं है, बल्कि यहाँ पर पुरुष का मतलब है वो क्रिएटर है। यानी कि एक क्रिएटर के दिमाग में आया कि एक चश्मा बनना चाहिए था, और जैसे उसके दिमाग में ये आया, प्रकृति ने कुछ ऐसा रंग खेला कि उसके लिए जितनी चीज़ें उसको ज़रूरत थी वो सब यहाँ पर हैं। और आगे भी इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो या वो पुरुष यानी कि वो क्रिएटर इसमें ऐड करना चाहता है तो वो भी प्रकृति बनाने के लिए तैयार है। और प्रकृति बनाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों को वो आपके सामने खड़ा कर देगी कि ये चीज़ आपको इस आदमी से मिलेगी, ये इससे मिलेगी, और ये इवेंट ये रही। और कई बार ऐसा लगेगा कि आपको एक फाइनेंशियल पार्टनर भी मिल गया कि इस चश्मे की दुकान या इस चश्मे की आप फैक्ट्री भी लगा लें। यानी कि प्रकृति जो है कभी भी अपने आप को पूरा नहीं कर सकती कृति में ढालकर। यहाँ पर एक यही इसके साथ प्रॉब्लम है कि प्रकृति में कार के सारे रॉ मटेरियल हैं, लेकिन प्रकृति खुद कार को नहीं बना सकती। यानी कि प्रकृति कृति में नहीं बदल सकती। ये अब सवाल होगा कि सर ये प्रकृति, तो ये पेड़ पौधों को प्रकृति कहते हैं। यह आपकी नॉलेज यानी कि आपके ज्ञान का अधूरापन है। प्रकृति का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा है जिसके बारे में अद्वैत सिद्धांत में ये लिखा गया है कि ये इनविजिबल है, अदृश्य है, ये हमेशा डायनामिक है, ये हमेशा एक्सपेंड करती रहती है। एक्सपेंड करने के बाद ये हर जगह, हर आदमी का यहाँ पर आप समझिए स्पेस है। इसीलिए यहाँ पर जीवन में मेरी दुनिया में कभी भी कंपटीशन नहीं है। मैं कभी भी इस वर्ड को लेता ही नहीं कि सर बहुत बड़ा कंपटीशन है मार्केट में। नहीं, उन लोगों के लिए कंपटीशन है जो सिर्फ प्रकृति को कृति में नहीं बदल रहे हैं। समझने की ये कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि प्रकृति आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ आपको पुरुष यानी कि क्रिएटर बन रहा है। क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ पुरुष कर सकता है। पुरुष का मतलब यहाँ जेंडर नहीं है, महिला भी है यानी कि क्रिएटर है। यहाँ पर अगर कोई क्रिएशन करता है पशु तो वो लिमिटेड है, वो अपना घोंसला बना सकता है, वो अपनी मांद बना सकता है, अपनी गुफा बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सारा काम जो बियॉन्ड इमेजिनेशन आपको लगता है वो सिर्फ पुरुष कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। ये तुलसीदास ने लिखा है, स्वामी तुलसीदास ने रामायण में। यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि इस पुरुष के पास
प्रकृति सब कुछ अपने अपने पावर देने को तैयार है, लेकिन इस पुरुष की भी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन कोई भी इसको इसलिए कर सकता है कि अगर उसके पास दो चीज़ों की क्वालिटी हो। अच्छा, वो कौन सी? दो चीज़ों की क्वालिटी में पहले आएगी कि उसके पास हमेशा एक कुछ करने का एक इंटेंशन, इरादा होना चाहिए। इस समय अगर मैं इरादा करूं कि यार मुझे एक स्कूल बनाना है, मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, तो ये इरादा तो सबके पास है, किसी के भी पास हो सकता है। हर इरादा बनाने के लिए, इंटेंशन को क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 सेकंड। बिल्कुल। कि जी मैं एक बड़ा सा प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, एक बड़ी जगह पर घूमने जाना चाहता हूँ, 3 सेकंड में 3 इंटेंशन बन गई हैं। लेकिन ये इंटेंशन काम नहीं करेगी, यह आपकी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है। इंटेंशन के साथ आपको दूसरी चीज़ चाहिए जो 99% होनी चाहिए आपके पास, जहाँ पर आम आदमी पहली गलती करता है कि उसके पास वो चीज़ नहीं होती, और वो है इंटेंशन के साथ इंटेंसिटी। यानी कि आपके पास इस काम को पूरा करने के लिए एक भावनात्मक तीव्रता होनी चाहिए, भावों की तीव्रता होनी चाहिए। ये तीव्रता हम लोगों में मिसिंग है। हम ये मानते हैं कि बस मैंने ये कहा कि मुझे हे ईश्वर एक कार दे दे, लेकिन उसकी तीव्रता कुछ ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप ये कहेंगे देखो मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन हुआ नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग या ट्रेनर उन्हें ये कहेंगे, बस आप ये कहते रहो कि आई एम मैनिफेस्टिंग ए कार, आई एम मैनिफेस्टिंग ए कार, आई एम मैनिफेस्टिंग ए कार। ये तो आप तोते बन गए हो। पुरुष कहाँ रहे आप क्रिएटर कहाँ है इसमें? ये तो तोतागिरी कर रहे हैं आप। कई बार कुछ लोगों का हो जाता है कि ऐसे में मिल गया, उसके बाद बहुत सारी शर्तें भी हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि इस कार को लेने के लिए, इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए, इस जॉब को पाने के लिए, इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में एज ए दोस्त, अपना सोलमेट, अपने पार्टनर लाने के लिए आप किन किन भावनाओं की इंटेंसिटी को रखते हैं? अगर वो इंटेंसिटी नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं करते। इंटेंशन तो सभी की है, इंटेंसिटी कितनी गहरी है। यहाँ पर इंटेंसिटी की भी बात यूँ समझने की कोशिश करिएगा कि इंटेंसिटी ऐसी ना हो कि वो किसी और चीज़ से पूरी हो जाए। अगर इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, और पैसा इसलिए चाहिए कि मैं कुछ विशेष करना चाहता हूँ अपने लिए और दुनिया के लिए, और विशेष करने के बाद मेरी इमोशन आएगी कि मैं बहुत खुश रहूंगा, अपने आप को अच्छा महसूस करवाऊंगा कि अगर मुझे ये चीज़ मिल गई तो मैं बहुत अच्छा फील करूंगा। ठीक है। लेकिन अगर मुझे शाम को 4 पैग लगाने पर वही खुशी मिल रही है, तो अब मेरा माइंड फिर उस काम को नहीं करेगा। आपने उस इंटेंसिटी को कहीं और से रिप्लेस कर दिया है। ओके। ये सबसे बड़ी गलती आम आदमी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ, एक तरह से समझाता हूँ। मान लेते हैं आप बहुत सारे, ये हर पॉडकास्ट में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ भी ये शेयर करता हूँ। मान ले से बहुत सारी इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे भूखे सोते हैं, या अनप्रिविलेज्ड विमेन हैं, बूढ़े लोग हैं, और हम चाहते हैं उनके लिए कुछ करें, और करना भी चाहते हैं, लेकिन इस इंटेंशन में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं आती हम जैसे लोगों की, क्योंकि हमारी अपनी नीड पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल। ये आम आदमी की, तो वो कहता है यार उनके लिए क्या करेंगे तो जब कर लेंगे, जब समय होगा, कुछ मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यानी कि। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे घर में एक बच्चा है, आपके घर में एक बच्चा है, और वो आपका अपना परिवार का बच्चा है, बहुत क्लोज है, बेटा है, बेटी है, जो भाई भतीजा जो कुछ भी है, और वो आज भूखा है, तो अब आपको कोई रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकता, क्योंकि वही इंटेंसिटी मेरी वो है ना कि एग्जैक्टली ये इंटेंसिटी है। और उस बच्चे को खाना खिलाकर सुलाकर आपको जो सुकून मिलेगा, क्या वो सुकून किसी और चीज से रिप्लेस कर सकते हो? नहीं। जिस दिन ये चीज आ जाएगी, उस दिन ये प्रकृति आपके सामने डांस करने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं कृति में बदलने को तैयार हूं। और ये प्रकृति सांख्य दर्शन के अनुसार, या उसका मेरा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, को आप कह सकते हैं बहुत सारे, कहाँ लिखा है? हर चीज़ लिखी नहीं जाती, पूरी गीता में सब चीज़ नहीं लिखी जाती। जब मैं 11वें अध्याय को अभी पढ़ाऊंगा तो उसके बाद मैं इस प्रकृति की बात ही करूंगा। और वो गीता कितने लोगों ने पढ़ ली, लेकिन मैं एक ही चैप्टर, एक ही श्लोक का दीवाना हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये रहा सारा। याद रखिएगा, जब ये आपके पास ये इंटेंसिटी हो कि इस बच्चे का मुझे पेट भरना है, अब बाहर कर्फ्यू भी लग रहा है, रोक देगा कर्फ्यू आपको? नहीं रोकेगा ना। आपके पास, आपके जो जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें आप किसी को नहीं जानते हैं, खुलवा लेंगे ना किसी का भी दरवाज़ा शाम को, भैया मेरे बच्चे के लिए खाना दीजिए, मैं सुबह इसका पेमेंट कर दूंगी, या कुछ भी हो।
यस और नो। बिल्कुल। जिस दिन ये इंटेंसिटी आ जाएगी उस दिन तुम रियल पहली बार क्वालिफाई करोगे, और उस क्वालिफिकेशन के लिए प्रकृति ढूंढ रही है एक एक आदमी को। लेकिन ये ह्यूमन नेचर है ना कि अगर वो एक खुशी ढूंढ रहा है और दूसरी जगह भी ढूंढ रहा है तो इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी इंटेंसिटी को रिप्लेस कर दिया तो फिर वो एक माइंड ये भी तो कहेगा कि मैं उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करूं। हाँ। मान लेते हैं मुझे जो चीज़ चाहिए उससे आने वाली जो मुझे इंटेंसिटी थी, मेरी जो आउटकम आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो मुझे भाव मिल रहे थे, वो मुझे अगर कहीं और भाव मिल गया तो फिर मैं इस काम को क्यों करूँगा। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, रिश्तों में भी आ रही है, सक्सेस में भी आ रही है। वो कहता है कि यार इतना करने की ज़रूरत क्या है, शाम को दोस्तों के साथ बैठ कर गप्पे मारेंगे, बियर पियेंगे, बार में बैठेंगे, काम हो गया। तो फिर आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। इसीलिए जो भी लोग किसी विशेष काम को करते हैं, आप इसे बाहर की दुनिया में एक चीज़ कहते हैं कि देखो वो कितना कमिटेड है। वो कमिटेड उस काम के लिए नहीं है, असलियत में उसे भी कई बार नहीं पता होगा कि वो कमिटेड है उस भाव को पाने के लिए, और याद रखिएगा, जीवन में अगर अभाव है आपके पास तो अभाव की हिंदी का मीनिंग आप उसे कमी मानते हैं। यह हिंदी का शब्द ही गलत बताया गया। अभाव का मीनिंग कमी वर्ड नहीं है। अच्छा। ये हिंदी के लोगों ने गलत बताया। अभाव का मतलब है जब आपके पास भाव की कमी हो। आपके पास पैसे का अभाव है, नहीं, आपके पास जो पैसे का भाव होना चाहिए, जो पैसे के लिए इमोशन होनी चाहिए, वह आपकी मिसिंग है। आप कहते हैं कि मेरे पास रिश्तों का अभाव है, और आप दुनिया को एकदम से रेस्पॉन्सिबल ठहरा देते हो, मेरे पास रिश्तों का अभाव है। नहीं, आपके पास रिश्तों का अभाव नहीं है। रिश्तों के लिए जो भाव चाहिए, जो इमोशन चाहिए, जो सेंटीमेंट चाहिए, जो वैल्यू चाहिए, जो आपको एक कमिटमेंट चाहिए, उसकी कमी है भाई साहब आपके पास। जब आप कहते हैं कि मेरे पास आकर्षण नहीं है, लॉ ऑफ आकर्षण के नियम की कमी है, नहीं, असलियत में आपके आकर्षण के लिए जो भाव चाहिए आपके अंदर। जब आप कहते हैं कि मेरे पास सेहत की कमी है, अभाव है, नहीं, आपके पास सेहत का अभाव नहीं है, असलियत में सेहत के लिए जो भाव चाहिए, भाव होना चाहिए, वो उसकी कमी है। और याद रखिएगा, ये प्रकृति जो कृति में बदलने के लिए तैयार है, आपकी इंटेंशन के साथ उस भाव को ढूंढ रही है। इसीलिए जिन लोगों को कई बार देखते हैं ना कि एक जगह पर एक आदमी फेल हो रहा है, उसी जगह पर दूसरा आदमी उसी सक्सेस क्यों ले रहा है? क्योंकि दोनों के भाव में डिफरेंस है। तो जीवन में अभाव की कमी नहीं है। अभाव का मीनिंग ये है कि उस समय जो इमोशन चाहिए वह मिसिंग है। बहुत बहुत अच्छी बात और बहुत गहरी बात आपने ये बात कही है कि हम लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है। हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब चीज़ पूरी नहीं होती तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं कि भाई ये हो ही नहीं रहा, सब मैनिफेस्ट खराब है। कई लोगों को तो इनफैक्ट ये भी नहीं पता होता कि मुझे मैनिफेस्ट करना क्या है। अगर किसी इंसान से ये पूछा जाए, मान लीजिए मैं कोई एक मूवी देख रही हूँ, ठीक है, मैंने मूवी में देखा कि वो एयर हॉस्टेस बनी हुई है, तो मेरे मन में आएगा मुझे एयर हॉस्टेस बनना है। फिर मैं कोई दूसरी मूवी देख रही हूँ, उसमें डॉक्टर को लेकर के मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो मुझे डॉक्टर बनना है। तो हम लोग हमारे कई साल गुजर जाते हैं, हम लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें बनना क्या है अपनी लाइफ में। तो यही नहीं पता चलता कि मैनिफेस्ट किस चीज़ के लिए करें। तो मैनिफेस्ट करने के लिए हमें पहले सोचना क्या होता है? पहली चीज़ समझ लीजिएगा, जो आपने अपनी अभी बताया है कि हमें अपनी पहचान का ही नहीं पता होता है, तो आप पाएंगे क्या? याद रखिएगा, ये पहचान की कमी ही आम आदमी को आम रखती है। उसे यही नहीं पता है कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, या फिर मुझे एक्टर बनना है, या डॉक्टर बनना है। कल उसने किसी पॉलिटिशियन को देखा तो पॉलिटिशियन बनना है, किसी यूट्यूबर को देखा तो मुझे यूट्यूबर बनना है, और किसी को कथक करते हुए देख लिया तो मुझे कथक डांस करना है। किसी को फिर वायलिन बजाते हुए देख लिया फ्लैश मॉब में, तो फिर आप मुझे आज वायलिन बनाना है और इस ग्रुप का हिस्सा बन जाना है। यानी कि आप कुछ भी नहीं है, आपके पास यही नहीं कि आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप तो एक मोल्डेबल प्लास्टिक बनकर रह गए कि मुझे कहीं भी मोल्ड कर लो। ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है व्यक्तित्व में, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं प्लास्टिक हूँ। यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा जीवन का पर्पज़ क्या है। आपका मैनिफेस्टेशन तब तय होगा जब आपके पास ये पता हो कि मेरा पर्पज़ क्या है। आप कई बार लोग कहते हैं कि सर 1 करोड़ रुपए को कैसे मैनिफेस्ट करूं 1 साल में। मैंने कहा बहुत आसान है, पहले ये बताइए 1 करोड़ रुपए का करोगे क्या? हाँ। पहले यूनिवर्स को बताओ ना। सर उससे मैं क्या करूंगा, ऐसे करने लगते हैं लोग। हाँ। सर उससे मैं कार खरीदूंगा। मैंने कहा और उसके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, सिर्फ पोजीशन क्रिएट करने के लिए। लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि लो मैं बताता हूँ, आप
ये समझ के चलिएगा कि आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा आपको देने को तैयार है। बताइए ऐसा क्या काम करेंगे जो इस यूनिवर्स को फ़ायदा मिले। यूनिवर्स से ले रहा है ना आप। हाँ, और यूनिवर्स के बच्चों के लिए कुछ करोगे ना करोगे। आप मेरे से पैसे ले रहे हो, मैं देने को तैयार हूँ। आप ये कह दें कि राम सर मैं आपके परिवार के लिए ये करने जा रही हूँ और मैं इमीडिएटली देने को तैयार हूँ। आप गलत तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी बात को गौर से समझिएगा और अगले 5 मिनट में मैं कुछ चीज़ें स्पेशल समझाऊंगा जहाँ पर क्वांटम फिजिक्स, मैनिफेस्टेशन, ह्यूमन कॉन्शियसनेस और आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है। फिर हम गीता की भी बात करेंगे। ठीक है। अभी मैं क्वांटम फिजिक्स पर आता हूँ और इसे गौर से सुनिएगा, बहुत गहराई की बातें। मैं और आप कोई भी चीज़ चारों तरफ देख रहे हैं, ये एक पदार्थ है, इसको हम मैटर कहते हैं या मटेरियल कहते हैं। पता है फिजिक्स में जब आप इस मैटर को थोड़ा सा नीचे तक जाते हैं, किस चीज़ का मैटर बना हुआ है, तो इसका सूक्ष्म पार्ट, इसका माइन्यूट पार्ट मॉलिक्यूल कहलाता है। हर चीज़ मॉलिक्यूल है। ये मैटर है तो इसके बाद ये मॉलिक्यूल है। जब मॉलिक्यूल के परे ढूंढा गया कि ये मॉलिक्यूल किस चीज़ का बना हुआ है, तो पाया गया है कि वहाँ पर एटम है, परमाणु है। जब वो परमाणु के अंदर गए तो पाया गया कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम सब एटम कहते हैं। यहाँ तक समझ गए। और अभी तक आपको फिजिक्स में ये पढ़ाया जा रहा था कि ये जो मैटर बना हुआ है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स आती है, उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। ओके। वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ। ये क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ये क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्लासिक फिजिक्स के अकॉर्डिंग वहाँ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब पाया गया कि वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन है भी। तो दोनों बातें बता रहा हूँ। इसी को ही हम पोटेंशियल एग्जिस्टेंस कहते हैं। वहाँ पर मात्र एक वेव है, वहाँ पर एक ऊर्जा है, वहाँ पर एक एनर्जी है। और एनर्जी में 2 चीज़ होती हैं, एक वेव होती है और एक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपने कभी किसी पेशेंट को देखा होगा जिसको ईसीजी होता है, तो डॉक्टर जब वो कहते हैं कि उसका हार्ट चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि वेव आती है ऊपर, और अगर वेव गड़बड़ आई तो इसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इनको ये गड़बड़ है। ठीक चल रही है तो इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। और अगर वो फ्लैट लाइन आ जाए तो डेड है, कि इन्फॉर्मेशन आ गई कि इसमें हमारे पास ये डेथ हो चुकी है इस आदमी की। इज दैट राइट? याद रखिएगा, ये ऊर्जा हर मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है वहाँ पर ये ऊर्जा है, उसके अंदर एक वेव है। अच्छा। और वेव के पास एक इन्फॉर्मेशन है। अब गौर से सुनिएगा। उसके बाद एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था डबल स्लिट प्रोग्राम, यंग्स डबल स्लिट। गूगल कर सकते हैं, 12वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, आपके किसी भी बच्चे से पूछेगा यंग स्लिट प्रोग्राम क्या है या एक्सपेरिमेंट क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि 2 स्लिट ली, उनमें छेद किया, और इधर से वो जो इलेक्ट्रॉन था, या आप कह सकते हैं कि वो वेव थी, कुछ भी समझिए, उसे गन से फायर किया गया ये देखने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन है या ये वेव है। और पर्दे पर जब जैसे ही उसका नक्शा आया तो पाया गया कि वो वेव है, वो एक तरंग है, वो एक लहर मात्र है, वहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है। गौर से सुनिएगा अगला। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कैमरा लगा दिया उसके सामने, ठीक है, ये देखने के लिए कि ये जो वेव जा रही है इसे हम और ऑब्जर्व करें। तो एक साइंटिफिक कैमरा लगा दिया गया, माइन्यूट टेक्नोलॉजिकली। तो पाया गया कि जैसे ही वो कैमरा लगाया, अब वो वेव नहीं रही बल्कि पार्टिकल बन गया, और पर्दे पर अचानक उन्हें एक मैटर दिखाई दिया, पार्टिकल दिखाई दिया। उन्होंने कैमरा हटाया तो पाया गया कि वो तो वेव है, कैमरा लगाया गया तो वो पार्टिकल है। यानी कि इस वेव को पता चला था कि इसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है। आगे सुनिएगा। और ये वेव प्रकृति है और ये ऑब्जर्वर पुरुष है, ये कैमरा पुरुष है। और जब उस वेव को आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसी जगह पर आपका इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है, होता नहीं वहाँ, वो क्रिएट हो जाता है आपके देखते ही। इसे साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर्स इफेक्ट कहा गया है, कभी भी देख लीजिएगा, दृष्टा प्रभाव। और ये पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है इसी दृष्टा प्रभाव से बना है। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, ये किसी ने इसे ऑब्जर्व किया दिमाग के अंदर और बाहर बन गया। हाँ, ये माइक जिसे आप देख रही हो, किसी ने इसको अपने माइंड के अंदर ऑब्जर्व किया और फिर सारी दुनिया इसे बनाने के लिए लग गई।
कहीं से मजदूर आ गया, कहीं से प्लॉट आ गया, कहीं से वो मशीन आ गई, कहीं से वो गेट कीपर आ गया, कहीं से वो बिजली का करंट आ गया जिससे मशीन चल रही थी, और ये हमारे सामने बन गया। तो जीवन में जो भी चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट हो चुकी है, जो भी वो किसी ने ऑब्जर्व किया ना। बिल्कुल। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति जो है वो सिर्फ एक वेव है, जिसे आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं अद्वैत सिद्धांत में, जो हमेशा बढ़ती रहती है, जो हमेशा डायनामिक है, जो आपके थॉट को सुनकर अपनी नेचर को बदलने के लिए तैयार है, और वो उसमें बदलने के लिए तैयार है जो तुम बनाना चाहते हो। अब गौर से सुनिएगा, इसीलिए लिखा गया है कि जो एटम के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, वो उस चीज पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां देख रहा है। अगर उस इलेक्ट्रॉन में, मैं एटम में यहां देखना, इतना बड़ा एटम नहीं होता, लेकिन ये देखा गया है कि उस स्पेस में जहां पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे वहीं वो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा, यानी कि वेव वहीं पर बन जाएगी। वो कहेगी मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। इधर देखेंगे तो इधर भी, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाईली पोटेंशियल स्टेट में रहता है और अनलिमिटेड स्टेट में रहता है, यानी कि आप उस इलेक्ट्रॉन को जहां चाहें वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भविष्य की घटनाओं को आज ही बना सकते हैं। इसे क्वांटम क्रिएशन ऑफ द इवेंट्स कहा जाता है, और एक दिन वो घटनाएं आपको ढूंढ लेंगी। जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट आज कर रहे हो, ये आपके माइंड ने जाने अनजाने में, जिनका आपको नहीं पता, ये इवेंट कहीं ना कहीं उसने मैनिफेस्ट की, तभी आपने मुझे मुलाकात की और ये मैनिफेस्ट हो गई। इस घटना ने आज आपको ढूंढ लिया और मुझे भी यहाँ पर लाकर बैठा दिया। इज दैट राइट? और अगर मेरी और आपकी इंटेंशन ही ना होती तो हम ना होते, और इंटेंशन भी होती, आज इंटेंसिटी ना होती। अरे छोड़ो यार, खो फिर कर लेंगे, क्या होगा। इंटेंसिटी थी आने की, हमने कर लिया ना। मतलब यहाँ जो भी हो रहा है सब हमारी इंटेंशन से, जो भी हमने मैनिफेस्ट किया वही ही हो रहा है। वही हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे वो बुरा हो रहा है, या वो बुरा हो रहा है। क्योंकि अगर आपने अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट नहीं किया तो अनवांटेड चीजें आपकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। तो लाइफ में हमारे, मैं तो ये देखती हूँ कि हमारी लाइफ में सब कुछ बेकार ही हो रहा है। मतलब इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि आप अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर प्रकृति या कंफ्यूज है आपके लिए, वो कहती है कि इसके लिए फिर बेकार की चीजें। तो मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को अकेलापन है, कई बार प्रकृति या उसका सबकॉन्शियस माइंड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग के सिस्टम के साथ मिलकर सबकॉन्शियस माइंड उसको एक जीवन साथी दे देता है, एक ऐसी बीमारी जो जीवन भर उसके जीवन से नहीं जाती। अरे बाप रे, ओह माय गॉड। आगे सुनिएगा, अब मैं जिस चीज पर आ रहा हूं वह आपके लिए चौंकाने वाली होगी। और यह पाया गया है आंचल कि उस इलेक्ट्रॉन, उस एटम के अंदर जब वो दृष्टा, जब वो ऑब्जर्वर अपने दृष्टिकोण को डालता है और एक इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है, तो टोटल स्पेस वर्सेस इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल, इसका रिलेशन कितना है? डू यू नो कितना है? वह उस जगह पर वो जो इलेक्ट्रॉन या वो पार्टिकल बना है, वह बना है 0.00001%, यानी कि पॉइंट के बाद में 4 जीरो लगेंगी और 1%। लेकिन अभी भी जो खाली जगह है, अभी जो खाली जगह है उसमें जहां पर अभी भी एनर्जी है, वह अभी 99 पॉइंट और 5 बार 9 लगेगा, 99.99999% बाकी है। यहां से एक चीज बहुत बड़ी आपके सामने आएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि लोग गलती क्या कर रहे हैं मैनिफेस्ट करते हुए कि वह सारा का सारा फोकस वो 0.0000001 पर लगा रहे हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट। और वो ये कहते हैं कि जो मेरा क्रिएशन है वो तुम ले लो। भाई एक बात बताओ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैंने अपनी एनर्जी को पार्टिकल में बदल लिया और इसको फिजिक्स में कर लीजिएगा, इसको हम कोलैप्सिंग द वेव कहते हैं। यानी कि मैंने मेहनत से ऑब्जर्व किया और एक चीज क्रिएट कर ली कि मेरे पास मान लेते हैं 2 फ्लैट हैं, मान लेते हैं 2 कार हैं, और मान लेते हैं 10 लाख रुपए हैं, और यही है सो टोटल अभी तक। पहले आदमी मान लेते हैं, यूनिवर्स का पहला आदमी मैं हूं, मान लेते हैं। और अब आप मैनिफेस्ट कर रही हैं कि मेरे पास 2 फ्लैट हो, 2 कार हो और 10 लाख हो, और ये आप देख रहे हैं कि ये मिस्टर वर्मा के पास है, और आप इसे मैनिफेस्ट कर रही हैं, ये मेरे पे आ जाएं। क्या मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा? बिल्कुल करेंगे। क्या मैं तुम्हें आसानी से दे दूंगा? नहीं। क्या जब मैं तुम्हें दूंगा अपराध बोध का शिकार नहीं होऊंगा? क्या जब मैं दूंगा पूरा प्रतिरोध नहीं लगाऊंगा? और अगर तुमने ले भी लिया तो मेरे अंदर क्या प्रतिशोध नहीं आएगा? तो ये क्या कर रहे हो आप? यूनिवर्स कह रहा है तुम, जो किसी ने कोलैप्स कर लिया, जो किसी ने क्रिएट कर लिया, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो?
गड़बड़ ये हो गई है, आम आदमी ये कह रहा मुझे एक कार चाहिए। अरे भाई, तुझे कार नहीं मांगनी है, ये कार की तेरे पास लाइन लग जाए, तुझे वो स्किल, तुझे वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, तुझे वो ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, और तू अपने वाला क्रिएट कर लेना। फिर लोग कहते हैं बड़ा कंपटीशन है। भाई दूसरा ये आदमी एक और आ गया, वो भी कह रहा है जी 2 फ्लैट मुझे भी चाहिए। अब इस 2 फ्लैट के पीछे 2 लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर 10 और आ गए, और वो अपना क्रिएट कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि पुरुष तो बने नहीं, और जो कृति है उसके ऊपर आपकी निगाह है। ना तो आप पुरुष हैं और ना ही आप प्रकृति के साथ जुड़े हैं। आप एक बैगर हैं जो कृति को मांग रहे हैं, क्रिएशन को मांग रहे हैं। जीवन में ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हमारे दोस्त लोग। वो अद्वैत सिद्धांत को ही नहीं पढ़ना चाहते। मैंने अद्वैत सिद्धांत को पढ़ा, मैंने गीता के 33वें चैप्टर को पढ़ा। अब आपका सवाल होगा कि सर फिर कैसे मैनिफेस्ट करें और क्या करना नहीं चाहिए वो भी बताइए। मैं भी बता रहा हूं ना। अब आपका सवाल यह है कि राम वर्मा ही हमें 10 लाख रुपए दे दे और दोनों फ्लैट भी दे दे और दोनों कार भी दे दे, मैं देने को तैयार हूं। आप एकदम से ऐसा कुछ करें ना कि राम सर मैं आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए ये चीज करने जा रही हूँ। यूनिवर्स में ऐसा होता है ना, गिव एंड टेक वाली चीज। यस, अब गिव क्या है? हाँ। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वैल्यू ऐड करेंगे मेरे माता पिता की लाइफ में। आप कहेंगे राम सर मैं उनके लिए एक ऐसा क्रिएट कर रही हूँ आश्रम जहाँ पर वो अपनी लाइफ को मज़ेदार तरीके से जिएंगे और आप कहीं भी एंजॉय करें लाइफ को। मैं उनको एक ऐसा माहौल दूंगी वहाँ पर, और मैं कहूँगा कितने पैसे चाहिए? राम सर 15 लाख चाहिए। अच्छा तो एक काम करो, 10 तो ये पकड़ो। और मैं किसके लिए कर रहा था, समझ गया ना? कर लिया ना आपने मैनिफेस्ट। बेसिकली आम आदमी वैल्यू एडिशन के नाम को नहीं जानता। वो ये सोचता है वैल्यू एडिशन दूसरी दुनिया है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरी दुनिया है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर बस आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम ग्रेटिट्यूड के नाम पर आई थैंक यू यूनिवर्स। मैं कई बार कहता हूं क्या बेवकूफी कर रहे हो, आई थैंक यू यूनिवर्स। ये वर्ड क्या बोला तुमने? अंग्रेजी जानता है कि ये यूनिवर्स तुम्हारी? मैं धन्यवाद अदा करता हूं यूनिवर्स, ये हिंदी जानता है। मैं शुक्रिया कर, ये उर्दू जानता है। मुझे आज तक एक आदमी नहीं मिला जो ग्रेटिट्यूड की हिंदी प्रॉपरली डेफिनेशन जानता हूं। एक आदमी नहीं मिला। क्या होनी चाहिए वैसे? ग्रेटिट्यूड का मीनिंग ये होता है, पहले बीच में ही रोक लेते हैं उन बाकी बातों को। ग्रेटिट्यूड का मीनिंग होता है आभार व्यक्त करना, लेकिन ये वो आभार व्यक्त करना है नहीं जिस पर आप भार उतार रहे हो कोई। इसका मीनिंग ये होता है कि जब एक छोटा सा बच्चा अपने फादर से कहता है पापा मुझे ये बुक चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे ये किताब चाहिए, ठीक है ना? और फादर कहता है कि हाँ बेटा मैं कल जाऊंगा मार्केट, मैं लेता आऊँगा। और बच्चा एक तरफ चला जाता है। अब वो एक सर्टेनिटी में जीता है, एक निश्चितता में जीता है कि ये किताब मेरे लिए आ रही है, यस और नो। और वो एक सर्टेनिटी को जब जीता है, वह सो जो भाव है सर्टेनिटी का, उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। जब आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, मांगना नहीं है पहले तो बात, बैगर नहीं बनना बाप से। कोई बाप अपने बच्चे को बैगर बनाना चाहता है क्या? बताओ इस दुनिया में। हक से मांगे ना, हक से भी ना मांगे, आप जिज्ञासा व्यक्त करिए। अरे इसीलिए सीकर है हमारे यहाँ पर, जिज्ञासु बना जाता है ज्ञान के लिए, बैगर नहीं बना जाता है। आप किसी भी बड़े आश्रम में जाइए, वहां पर एक ही बात लिखी जाएगी, आपको ज्ञान मिल चुका है। वो कहता नहीं, तो आप जिज्ञासु में अपना नाम लिखाएं कि मेरी जिज्ञासा है ये। अब बैगर मत लिखाइए। कोई बाप अपने बच्चे को बैगर बनाएगा? और आप कहते हैं हे भगवान मैं तुमसे मांगता हूं, भगवान भी क्या क्या या ये मैंने तो आदमी पैदा करा तो बैगर पैदा हो गया। जिज्ञासा रखिए, और जिज्ञासा रखने के बाद आप विजुअलाइज करिए जो 4-5 तरीके मैं बताऊंगा कि लॉ ऑफ एम्प्टीनेस रखिए, लॉ ऑफ रेडिएशन रखिए, लॉ ऑफ रिसीविंग रखिए। और जब वो इमेजिन करिए कि आपकी सीकिंग, आपकी जिज्ञासा वहां पर स्वीकार हो चुकी है और वो चीज आपकी तरफ आ रही है। जब आ रही है तो आप एक सर्टेनिटी में जिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कल भी सूरज निकलेगा ना आपके लिए, है ना सर्टेन? हाँ। और उस सर्टेनिटी को लेकर आपने कल की प्लान बनाई हुई है ना? बिल्कुल। अगर मैं कहूं कल की क्या गारंटी कल सूरज ना निकले, तो आप बहुत सारी प्लान के लिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो ये सर्टेनिटी जब कल आप प्लान कर रहे हो, यह सर्टेनिटी, इसको अगर भाव में जिए आप और थैंक यू ना भी बोलें, उससे कहे कि कल भी मेरे लिए सूरज निकल रहा है, यह है ग्रेटिट्यूड है, जिसे ये यूनिवर्स, ये प्रकृति आपसे सिर्फ भावों के रूप में चाहती है। और यहाँ हम लगे पड़े आई लव यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स, आई लव। अरे तुम्हारे कहने से हो रहा है क्या? यह कहने की जरूरत है क्या? बच्चे माँ को बार बार कहने की जरूरत पड़ती है 3 महीने के बच्चे को मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ? नहीं, उसे भूख से पहले आपको पता चल जाता है ये बच्चा भूखा है। इसका टेम्परेचर मदर को दिखाई दे जाता है, टच भी नहीं करने की जरूरत है, बच्चे को टेम्परेचर है। इतनी फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि भाव में है, वो अभाव में नहीं है। तो जीवन में
आपको ये समझना है कि ग्रेटिट्यूड के अलावा और भी चीज़ें हैं। पहले फिर मैं वहीं आ जाता हूँ। तो जीवन में आपको इस बची हुई एनर्जी में अपना पार्टिकल ढूंढना है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसे लॉ ऑफ बेईमानी कहते हैं। ये आपका पानी रखा है, मैं ऐसा कुछ करूं कि ये पानी आप मुझे गिफ्ट कर दें, दे दें, तो ये मैनिफेस्टेशन वो भी है। बहुत प्योर इंटेंशन होनी चाहिए। यानी कि मैं इसके बदले में आपको क्या दे रहा हूं। वैल्यू एडिशन क्या है? आप वैल्यू एडिशन कुछ नहीं करेंगे। मेरा रुका हुआ पैसा आ गया, मेरा ये तो घटना, इन घटनाओं के लिए आप यूनिवर्स को तंग करेंगे। मतलब भगवान शंकर आपके सामने खड़े और उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहते सर एक टॉफी दे दो, और खुश हो रहे, मुझे भगवान शंकर ने टॉफी दे दी। अरे भाई, अगर तुम्हें मांगने की कला होती, सीकिंग करने की कला होती, वो ये कहते मैं 3 लोगों का राजा हूं, 1 लोक तुम्हें दे देता हूं। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं? हम चूंकि दिमागी हमारा छोटा है और हमें यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। याद रखिएगा, यू हैव टू कोलैप्स योर ओन एनर्जी। आपको अपनी ऊर्जा को कोलैप्स करना है इस जमाने में। उसका नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जितने स्कूल खुलने थे क्या सब खुल गए या और अच्छे खुलने बाकी हैं? बाकी है ना। एक आपका भी हो सकता है। क्या सारे अस्पताल खुल चुके या अभी खुलने बाकी है? एक आपका भी हो सकता है। क्या सारे वृद्ध आश्रम खुल चुके या खुलने हैं? एक आपका भी हो सकता है। करना कितना है? कुछ भी नहीं। आज एक फाउंडेशन बना लो, शाम तक 2 लोग मिलकर उसके ऊपर पॉडकास्ट करने शुरू कर दो और दुनिया को कह दो कि मैं एक ऐसा कुछ करने जा रही हूं जहां पर अनप्रिविलेज्ड वीमेन मेरे साथ इस आश्रम में रहेंगी। आप अगले साल तक देख लीजिएगा 10, 20, 50 करोड़ लोग देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप ये कहेंगे हे भगवान मुझे एक कार दे दो। भगवान कहेगा कार काहे के लिए चाहिए? लेकिन अगर आपने इतना बड़ा काम कर दिया तो शायद आप उस 10-20 करोड़ में से 10-20 कार भी कोई गिफ्ट कर जाएगा, और वो कार गिफ्ट करेगा जिसकी आपको जिसके आपने सपने भी नहीं देखे। प्रकृति का मीनिंग ये है। और ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि अगर आप गीता के 33वें अध्याय को याद करें तो वहाँ भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं, आंचल इस चीज़ को याद रखना और इसी चीज़ के साथ जीना, इसी चीज़ के साथ रहना हमेशा, और देखना यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है आपके। हर पल आप मैनिफेस्ट करेंगे। ये नहीं कि मैं कार मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। अरे हर पल मैनिफेस्ट कर रहे हो तुम। अगला सांस मैनिफेस्ट किया हुआ है तभी आ रहा है। ये आप कार की बात कर रहे हो, भगवान ने तुम्हें सारे प्राण दे रखे हैं। कार आ गई, ये सांस ना रहे तो। 33वां अध्याय कहता है, जब भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे सब परिवार के लोग हैं, ये मेरे गुरु खड़े हैं, ये मेरे चाचा नाना ताऊ बैठे हैं, इनको मैं क्यों मारूं? मैं इस युद्ध को नहीं जीतूंगा, लड़ूंगा ही नहीं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। तो 33वें श्लोक में वो कहते हैं, अर्जुन जिनको तुम मारने की बात कर रहे हो वो ऑलरेडी मर चुके हैं, उन्हें मैं मार चुका हूं। यह रियलिटी है। बस तू धनुष उठा ले और अपना इस जीत का निमित्त मात्र बन जा। सिर्फ तू निमित्त मात्र बन जा। ये काम मैं कर चुका हूं और तू इस राज का भोग कर। ये ईश्वर, ये यूनिवर्स जिस दिन तुम्हें पैदा करके यहां पर लाया था, उस दिन तुम्हारे लिए इसने सब कुछ क्रिएट कर दिया था। बस ये एक चीज कह रहा है कि तुम पुरुष बनकर मैं इस राज को भोग करो। मैं तुम्हारी इंटेंशन पर नाचने के लिए तैयार बैठी हूं, ये प्रकृति कह रही है, और सारा काम हो चुका है। तुम सिर्फ इंटेंशन के साथ, अपने कटिबद्धता के साथ, प्योर इंटेंशन और इंटेंसिटी के साथ लगे रहो। सब कुछ रास्ते में है। तुम ऑलरेडी जीत चुकी हो। जिस दिन इतने यकीन के साथ जियोगे उस दिन आप ग्रेटिट्यूड दे रहे होगे इस यूनिवर्स को, अदरवाइज नहीं। और अगर ये कह रहे हैं मैं डाउट में हूं तो फिर गड़बड़ है। सर, जैसे यूनिवर्स के बारे में हम लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं कि यूनिवर्स के बहुत सारे अपने नियम होते हैं जो एक आम इंसान अपनी इस बुद्धि से समझ नहीं पाता है। आप जैसे लोग ही हम लोगों को गाइड कर पाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यूनिवर्स के क्या वो नियम होते हैं जो हमें नहीं पता होते और हम कहीं ना कहीं उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं? पहली चीज है, जब भी आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तो पहले पुरुष होने के पहचान को पूरा करेंगे। यानी कि प्रकृति तब एक पुरुष को ढूंढ रही है। प्रकृति कभी भी बेकार के मनुष्य लोगों को नहीं ढूंढ रही है जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए पैरासाइट यानी कि परजीवी बन जाए। प्रकृति को वो नहीं चाहिए। कई बार आपने एक बार सवाल पूछा था कि कई बार हम मैनिफेस्ट, हमारी लाइफ में बेकार की चीजें चल रही हैं। याद रखिएगा, हमारा जीवन एक बाग की तरह है। हमारा जीवन एक बाग की तरह है। अगर आप अपने बाग में मन चाहे पौधे लगाकर मेहनत से उन्हें नहीं बचाएंगे तो झाड़ झंकाड़ अपने आप आ जाएंगे। वही हमारे माइंड के साथ है।
अगर आपके माइंड के अंदर खूबसूरत मैनिफेस्टेशंस नहीं पड़े होंगे तो आप उन चीज़ों को, बेकार की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर आप अच्छे लोगों की जगह नहीं बनाएंगे तो बेकार के लोग आने ही हैं, क्योंकि याद रखिएगा, यूनिवर्स हेट्स एम्प्टीनेस। तो पहला रूल है लाइफ में, वो ये है कि आप लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को समझें, खालीपन के नियम को समझें। खालीपन का नियम ये है कि एक जगह पर, एक समय पर एक ही वस्तु रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो कोई आदमी यहाँ तो बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, पर यहाँ नहीं बैठ सकता है जहाँ पर मैं हूँ, जिस जगह पर मैं हूँ। अगर इस जगह पर किसी आदमी को बैठना है तो ये जगह खाली करनी होगी, ये रूल है। तो इसका मतलब यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे पहले लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को आपको समझना होगा। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जगह होनी चाहिए कि आप किस ऐश्वर्यता को या किस समृद्धि को या किस अबंडेंस को चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, उसको चाहने के लिए आपको खुद को क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या आप उसके लायक हैं? तो दूसरा वर्ड है यहीं का यहीं, वो है वर्दीनेस। अगर मेरा वजन 40 किलो का है तो मैं 1000 किलो नहीं उठा सकता, चाहे मुझे कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन की बात करें। अगर मुझे 1000 किलो का वजन उठाना है तो मुझे भी 400-500 किलो का होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सिंपल है। लेकिन लोग ये नहीं मानते हैं। हम 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं और हम बेकार की सेल्फ इमेज के साथ जीते हैं, लोगों की दी हुई। कई बार आपके टीचर ने कह दिया आपसे ये भी नहीं लिखा गया, आप तो यू आर स्टूपिड। कई बार पेरेंट्स ने कह दिया तुम अच्छी बच्ची नहीं हो, तुमने भैया को पानी नहीं दिया, ठीक है ना। फिर आपके पार्टनर ने कह दिया यू आर इररिस्पॉन्सिबल। फिर आपकी लाइफ में कोई और आदमी आया, उसने आपके साथ कुछ और ऐसी बातें करी या कह दी जिससे आपकी अपनी वर्दीनेस, अपनी लायक होने की फीलिंग मर गई। और आपको ऐसे लोग मिले नहीं जो आपको, आपकी वर्दीनेस को दोबारा क्रिएट कर दें, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता। मुझे पता ही नहीं कि भाई जब मैं अपनी ही टांग को ठीक नहीं कर पा रहा हूं तो मैं आपकी टांग को कैसे ठीक करूं, वही वाली बात है। तो सिंपल सी बात यह है कि पहली चीज यह है कि लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को समझे। आप अपने मन के अंदर से सबसे पहले उन विचारों को, उन आइडियाज को, उन बिलीफ्स को, उन बेकार की आइडेंटिटी, पहचान को निकाले जो आपके लिए बेकार की हैं। आपके पास पड़े हुए हैं बहुत सारे बेकार के बिलीफ यह है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन विद मी लाइक गुड, या गुड मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। पैसा बेकार की चीज़ है। हम तो आम आदमी हैं और आम आदमी को भी सिंबल दे दिया गया है झाड़ू का। जब आपकी पहचान ही आम आदमी की है तो फिर खास चीज़ों के लिए आप कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं? तो इसका मतलब है पहले आपको अपने अंदर ही अपनी वर्दीनेस को, अपनी लायक होने की फीलिंग को बेहतर करना होगा, जिसे मैं सेल्फ इमेज कहता हूँ। अगर आप खोखली इमेज के साथ जी रहे हैं तो याद रखिएगा आप खोखले ही वर्ल्ड को अट्रैक्ट करते जाएंगे, और बाहर का खोखला वर्ल्ड, उसके साथ तुम थोड़े दिन तक रिलेट तो कर लोगे लेकिन वहाँ पर शांति नहीं मिलेगी। एक भी आदमी तुम्हें कंटेंट के साथ मिलेगा तो वो अलग दुनिया बसा देगा आपकी। और जो खालीपन के लोग हैं वो तो तुम्हारे और खालीपन में से नुकसान करके और खाली करके चले जाएंगे। चोर को जरूरी थोड़ा है कि तुम्हारा साम्राज्य चाहिए। चोर को तो तुम्हारी पता चला एक बाइक भी चुराने के लिए काफ़ी है, उसके लिए तो रात भर के। एक शराबी आदमी अगर चोरी बन जाए, चोरी करने पर आ जाए तो वो तो आपकी चप्पल भी उठा कर ले जाएगा। यही हो रहा है जीवन में लोगों के। तो आप अपनी वर्दीनेस को बढ़िया करिए, उन टेक्निक को सीखिए जो माइंड के अंदर आपकी सेल्फ इमेज को बेहतर करें। आपके पास पास्ट की कोई इमोशनल वुंड्स पड़े हैं, भावनात्मक जहर पड़े हैं, किसी ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, किसी गलत तरीके से मुझे किसी ने टच किया, गलत तरीके से मुझे मेरे साथ बिहेव किया, हर्ट किया, ठीक है ना। मेरे पास कोई बेकार का ब्रेकअप पड़ा है, मेरे पास बेकार का कोई अब्यूज़ पड़ी है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, कोई ग्रीफ पड़ा है। जब तक आप इन चीज़ों को अपने माइंड से नहीं हटाएंगे तो आपके लिए लॉ ऑफ एम्प्टीनेस है ही कहाँ। एक जगह पर एक ही वस्तु तो रहेगी, और दो चीज़ें बिल्कुल अपोजिट तो रह ही नहीं सकते हमारे माइंड में। आइदर यू विल बी हैप्पी और अनहैप्पी। अनहैप्पी में हैप्पी नहीं हो सकते और हैप्पी में अनहैप्पी, यस और नो। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो आप अंदर से गरीब आदमी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं आ रहा। यानी कि आप, सवाल यह है कि अपने अंदर से गरीबी के पैटर्न को, कंगाली के पैटर्न को, अधूरेपन के पैटर्न को कम से कम आप माइंड से तो हटाना शुरू करें। और जब आपके न्यूरॉन्स, जिनको आप ब्रेन सेल्स कहते हैं, जब वो तैयार हो जाएं तो अगली चीज़ है आप उस गोल को बनाना सीखें, या उस चीज़ को जिसको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसकी पिक्चर को लाना शुरू करें और उसके साथ विजुअलाइज करना शुरू करें। अच्छा। और उस विजुअलाइजेशन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारे देश को एक बेवकूफ़ी का एक कॉन्सेप्ट बेचा गया है जिसका नाम है विजन बोर्ड। सुना है इसके बारे में? इससे बड़ा पागलपन हमारे देश के लोगों के साथ नहीं किया गया है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, जहाँ तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये बेवकूफ़ी की दुनिया का एक सेंटेंस है कि विजन बोर्ड बना लो, चीज़ें आ जाएंगी।
और बहुत सारे ट्रेनर भी अपना कोर्स बेचने के लिए कह भी देंगे, मैंने 18 लाख की BMW खरीद ली है बाइक, जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये विजन बोर्ड बनाया है। याद रखिएगा, कभी भी नियम वो नहीं काम करता जो 100 में से 1 आदमी के लिए करता हो। नियम वो होता है जो 100 में से 90 के लिए काम करे। फिर आप ये कहेंगे कि विजन बोर्ड क्यों नहीं बनाना चाहिए? अगर इसी पे बात करते हैं तो कि बहुत सारे लोग अब सवाल इसी तरह से, आपका भी चेहरा बता रहा है कि आप इस सवाल का जवाब दो। जीवन में जब माताजी को, पिताजी को दर्द होता है या बुखार होता है, क्या आप विजन बोर्ड देखकर भागती हैं दवाई लेने के लिए? नहीं ना? लेकिन एक काम को करने के लिए आपको विजन बोर्ड की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है वहां पर भाव है और वहां पर अभाव है आपका। उस विजन बोर्ड में जिन चीजों को आपको चाहिए उसके भाव अभी तक यहाँ ना यहाँ है और ना यहाँ पर है और ना ही गट में है। अच्छा, माइंड, हार्ट एंड गट में जब तक आप तीनों का एक समन्वय नहीं होगा, आप किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये तीनों मतलब साथ काम करने चाहिए तभी हो पाएगा? 100%। इसे हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस, CONGURENCE। लेकिन पहले मैं विजन बोर्ड की बात बता देता हूँ। विजन बोर्ड पर आप एक जगह पर फोटो लगा देते हैं, यहाँ पर मकान बना दिया, यहाँ पर बीच में आपका फोटो आ गया, यहाँ पर कार आ गई, यहाँ पर एक हवाई जहाज आ गया, यहाँ पर दुबई के फोटो आ गए। यही तो आप करते हैं। मैं आपसे 4 से 5 सवाल पूछूंगा, फिर आप कहेंगे कि ये ठीक था या गलत है। मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ तक अब बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी गालियाँ वालियाँ लिख चुके होंगे। लिख दें, कोई बात नहीं, मुझे तो एक आदमी की हेल्प करनी है जो इस देश का बड़ा आदमी बन जाए और 1000 लोगों को नौकरी दे दे। मैं एक सवाल का जवाब पूछता हूँ। आपके मोहल्ले में 2 मूवी थिएटर हैं, एक पर ब्लैक एंड वाइट मूवी लगी है, एक पर कलर्ड। दोनों एक ही मूवी, एक ही है, दोनों की कॉस्ट एक है। लोग कलर्ड को देखेंगे कि ब्लैक एंड वाइट को? कलर्ड को, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस के जो न्यूरॉन है वो कलर्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं, प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, फोकस बनाते हैं। तो ये तो आप कहेंगे सर ये भी तो कलर्ड है। बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल है, एक मूवी थिएटर में जो मूवी चल रही है वो स्टिल फोटोग्राफ है। एक फोटोग्राफ आता है, नीचे लिखा होता है ये शाहरुख खान बनेगा, या सलमान बनेगा, या अमिताभ बच्चन है, ये कोई और बनेगा। और स्टिल फोटोग्राफ आता है, फिर अगला फोटोग्राफ आ जाता है, फिर नीचे कुछ लिखा हुआ है। आप ऐसा पढ़ना चाहेंगे या आप एक मूवी को देखना चाहेंगी? मूवी को देखना चाहूंगी। याद रखिएगा, हमारे माइंड में स्टिल फोटोग्राफ का कोई मीनिंग नहीं है। इस समय अगर मैं अभी आपसे कहूं, अभी आपको डरा भी सकता हूं और ठीक भी कर सकता हूं। इमेजिन करो कि आपके फ्लैट के सामने, जहां पर भी माता पिता हैं, वहां पर एक ब्लैक कोबरा घूम रहा है। इतना सोच के डर लग रहा है। लेकिन मैं कहूँ अच्छा, वो एक्चुअली कागज पर एक स्टिल फोटोग्राफ है और कागज पर किसी ने काला कोबरा बना रहा है, वो कागज पड़ा हुआ है। अब डर लग रहा है? नहीं। याद रखिएगा, हमारे माइंड के लिए स्टिल फोटोग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक है, यूजलेस चीजें हैं जो आपने यहाँ लगाई है। तीसरी चीज पूछ रहा हूँ, कौन सी मूवी को देखोगे? एक है फुल ऑफ डायलॉग्स, साउंड्स, गाने, म्यूजिक, और एक है साइलेंट। फुल ऑफ साउंड्स, डायलॉग्स, डेफिनेटली। क्यों? बिकॉज याद रखिएगा, हमारे माइंड के अंदर साउंड का बहुत बड़ा रोल है, यस और नो। लेकिन यहाँ पर क्या साउंड है? कुछ नहीं। आगे पूछता हूँ, आपके घर में बहुत सारी फोटोग्राफ पड़े हैं और एक दिन अचानक एक फोटो उठाया, उसमें 40-50 लड़के लड़कियां हैं आपके टाइम के, और अचानक आपको अपना फोटो दिखाई देता है। क्लियर हो जाएगी कि हम लोग कहाँ गए थे, क्या किया था, वो तुरंत उस मेमोरी में चली जाऊंगी। इतना ही नहीं, मुझे ये बताइए कि उसमें सबसे ज्यादा आपकी निगाह कहाँ जाएंगी? लोगों के फोटो पर या इमीडिएटली अपने फोटो पर? सब यही कहते हैं। क्योंकि हमारे लिए अगर हमारे माइंड को प्रोग्रामिंग चाहिए तो उसमें आई का होना जरूरी है। यहाँ पर आई कहाँ है? आप कहेंगे सर वो बीच में फोटो है, वो तो स्टिल फोटोग्राफ है, वो तो काम ही नहीं करेगी। वो तो काम ही नहीं करेगा। आपके स्टिल फोटोग्राफ से आपका क्या मतलब? आगे सुनिएगा। और लास्ट, बाहर खड़े हो जाएं मैं और आप एक रोड पर सुबह से शाम तक, तो 10-20 हज़ार लोग निकल जाएंगे, और वो नया शहर है जिसको आप कहीं नहीं जानती, किसी भी आदमी को। आपको कितने लोग याद रहेंगे 2 दिन बाद? एक भी नहीं, क्योंकि आपके माइंड ने प्रोग्रामिंग ही नहीं की है। लेकिन अब मैं एक बात बताऊं, अगर इन 10,000 लोगों में से 20,000 लोगों में या इन 1 लाख लोगों में से एक आदमी को सचमुच में 2 सींग निकले हुए हैं और एक पूंछ निकली हुई है, वो तो याद रहेगा। वो याद रहेगा ना? कितने दिन रहेगा? जिंदगी भर रहेगा। और आपके नाती पोती भी पूछेंगे आपने कहाँ देखा था? आप कहेंगे दिल्ली में देखा था, उस दिन देखा था, उसने ये कपड़े पहने हुए थे। और आपने आज सुबह क्या खाया ये भूल जाएंगी, और वो चीज़ याद रहेगी, क्योंकि आपके 86 बिलियन न्यूरॉन, आपकी ब्रेन सेल प्रोग्राम हो चुकी है। पता है ये क्यों हुआ है? कैसे? क्योंकि ये यूनिक था। जीवन में आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन चीज़ों से प्रोग्राम होता है जिसमें यूनिकनेस होती है। ये फोटो में क्या यूनिकनेस है? इससे तो अच्छा ये चलती फिरती कार देख लेते हैं। यहाँ क्यों चिपकाई आपने? कम से कम वो मूविंग तो थी। इसमें भाव कहाँ आया है?
एक आदमी कहेगा पर मैंने इतनी देर से देखा, मेरा कैसे ठीक हो गया? अरे मैं यही तो कह रहा हूं, ऐसी बहस में मैं नहीं पढ़ता हूं। आपके पास हो सकता है बाय डिफॉल्ट पहले से ही इसकी प्लानिंग हो रही हो। मुझे ये बताओ कि ये रूल पानी से प्यास बुझती है, ये एक आदमी के लिए ठीक है कि ये 100 लोगों के लिए ठीक है? पानी से प्यास बुझेगी प्यासे की, ये 1000 लोगों की भी बुझाएगा ना पानी प्यास, तो इसका मतलब है ये रूल है। लेकिन वो क्या करते हैं, मैंने तो इसका किया और मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। अरे तूने कुछ नहीं किया, ये तुम गलत बता रहे हो, क्योंकि तुमने भी ये किसी की बेची हुई चीज को अलग बेच रहे हो। जीवन में याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर यूनिक कैसे है? मैं बता देता हूं यूनिक क्या है। अगर इसमें वो जो कार रखे है ना, अब आप इमेजिन करो, ट्रांस में जाकर, डीप ट्रांस में जाकर, सेल्फ हिप्नोसिस में जाकर देखो कि वो कार अब आपके सामने खड़ी है। आपकी ड्रेस क्या है, आपके शूज़ कहाँ हैं, आपका चेहरा क्या है, किस हाथ में उसकी चाबी है, चाबी का कलर और टेम्परेचर क्या है, धीरे से उसे खोलो। उसके अंदर म्यूजिक कौन सा चल रहा है, आपके बगल में बैठा हुआ आपके परिवार का सदस्य वो क्या कह रहा है, आंचल यू आर माई हीरो। वो माँ है कि फादर हैं, उनकी ड्रेस क्या है, उनका चेहरा इस टाइम क्या है, उनकी खुशबू क्या आ रही है। मतलब पूरी पिक्चर मैं ही प्लान करूं, और आपको प्लान करनी होगी। इसलिए याद रखिएगा, लो ऑफ एम्प्टीनेस के साथ दूसरी चीज यह है लो ऑफ विजुअलाइजेशन। जितना आप गहरे विजुअलाइजेशन में जाएंगे, यह आपके भाव को पैदा करेगा जो अभाव है अभी तक। और अब आप कहेंगे राम सर मुझे तो अभी गूज़बम्प्स आने लगे। यही तो गूज़बम्प्स फीलिंग है, एंड फीलिंग इज द ओनली लर्निंग, फीलिंग इज द ओनली फोकस। और कई लोग है ना ये सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी आएगी, मैं ये मैनिफेस्ट करूंगा, आने में नहीं, मतलब वो तो फ्यूचर हो गया, हमें उस पल में जीना है, उस पल में जीना है, तभी तो ग्रेटिट्यूड आएगा कि ये कार तो आ चुकी है, बस सिर्फ दिखाई देनी बाकी है। यह इवेंट अब आपको ढूंढ लेगी, ये क्वांटम फिजिक्स कह रही है। आपने इस भाव में आकर, इस विजुअलाइजेशन में आकर अपनी हेड ब्रेन को, हार्ट ब्रेन को और गट ब्रेन को, तीनों ब्रेन को और 60 ट्रिलियन सेल्स को एक दशा दे दी है, एक भाव दे दिया, एक इमोशन दे दी है कि ये आ चुका है। और जब उस भाव में आपका कोई भी डाउट नहीं रहा, आप पूरी सर्टेनिटी में जी रहे हैं, तो समझ लीजिए यही वो ग्रेटिट्यूड है जिसको आपको देना था। और इसके बाद आता है रेडिएट व्हाट यू वांट टू रिसीव, रेडिएट टू रिसीव। जिन चीजों को आप लेना चाहती हो इस यूनिवर्स में, उसे देना शुरू करो। अगर तुम प्यार चाहती हो तो प्यार देना शुरू करो। पैसा चाहती हो तो पैसे के बिलीफ बढ़िया करो लोगों के, पैसा ना बांटो। आप कहेंगे सर पैसा तो मेरे पे है ही नहीं। पैसे के बिलीफ को बढ़िया करो। मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं हो सकता। आप एकदम से कहें राम सर क्या बात करो, कंधे सीधे करो, ऊपर को करो, देखो, इमेजिन करो कल तक धन वर्षा आपके साथ हो रही है। और मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच मैम, आपने तो मेरा बिलीफ ही बदल दिया। तो आपने क्या किया मेरा? और आप भी कहने लगे हाँ राम सर पैसा नहीं आता, बड़े मैं भी दुखी, तुम भी दुखी, हो गए दोनों दुखी, तो पैसा तुम पे ही कहाँ आएगा? यानी कि वट एवर यू वांट टू रिसीव, यू मस्ट रेडिएट। मैं लोगों को यही तो कहता हूं, मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कभी नहीं करता हूं, मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूं। मेरा अपने आप हो जाता है, बिकॉज मुझे वो बिलीफ क्रिएट करने पड़ते हैं, मुझे अपनी 60 ट्रिलियन सेल्स को कहलवाना पड़ता है। जब मैं लोगों से कहता हूं कंधे पे हाथ मार के, अरे खड़ा हो, सीधा हो, क्या परेशानी है, ऊपर की तरफ निगाह कर, देख ऊपर से धनवर्षा होने वाली है, ठीक हो रहा है तो अंदर से क्या बीमारी है, धो दे इसको एक गोल्डन लाइट से। वो कहता सर ऐसा लगा मैं तो घुल गई है, तो अंदर से जो बीमारी चल रही थी। बिल्कुल। सो रेडिएट व्हाट यू वांट टू रिसीव। एंड द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिसीविंग। यहां पर भी हमारे इंडियंस को कोई ट्रेनर नहीं बता रहा है। लॉ ऑफ रिसीविंग का मीनिंग ये होता है कि जब आपका माइंड इन सब चीजों की प्रक्रियाओं को कर ले, वो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस कर ले, अपनी सेल्फ इमेज को बढ़िया कर ले, पुराने चीज़ों को NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो मैं पढ़ाता हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी से वो इरेज कर ले, न्यूरॉन को खाली कर ले, जो पुरानी मेमोरी है, एंग्जाइटी को फ्री कर ले, और अब वो ऑब्जर्व करे कि ये कार मुझे चाहिए और इसलिए चाहिए कि मैं अपनी मदर को वहाँ बैठा कर घुमाना चाहती हूँ और एक बार सुनना चाहती हूँ। वो एक दफ़ा मेरी तरफ को देखकर मुस्कुरा दे, बस यही काफ़ी है। ठीक है ना? तो जब आपके पास ये फीलिंग हो तो अब आपके पास लॉ ऑफ रिसीविंग शुरू हो जाएगा। अब इसे रिसीव करना है। अब रिसीव कैसे करना है? वही हमें नहीं आता ना कि अब वो यूनिवर्स देना चाह रहा है बट हम उसे रिसीव नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा लॉ ऑफ रिसीविंग के और इस चीज के बीच में, और उसे हम कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी का मीनिंग होता है कि जिन चीजों की आपने तमन्ना की, अचानक सडनली आपको कोई मैसेज मिल गया, आपको कोई फीलिंग आ गई, अचानक किसी से आप मिले और आपने कहा यही है वो आदमी। अचानक आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पहले नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक किसी का मैसेज मिल रहा है, अचानक 4 बजे आँख खुल गई और आपको लग रहा है यार
मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए। अचानक आप गई थे टी शर्ट खरीदने, वहाँ पर एक किताब की दुकान दिखाई देगी और अचानक वही किताब दिखाई दे रही है जो आपके, यही क्यों दिखाई दे रही है मुझे? इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। मतलब जो सडन हमें चीजें दिखाई देती हैं यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है इस समय। ओके। और ये मैसेज भी यूनिवर्स साइंटिफिकली दे रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा था अपनी लाइफ में, इट वाज माई एज वाज 32, बहुत सारी बीमारियां आ चुकी थी। 33 में मैंने NLP सीखी थी। और उस समय मैं एक किताब लेके घूम रहा था जहाँ से मुझे NLP के बारे में पता चला था। और अचानक मैं सोच रहा था कि यार ये लाइफ होनी चाहिए, लेकिन लाइफ तो रुक चुकी क्योंकि डिप्रेशन आ चुका, बीमारियां आ चुकी, जॉब है नहीं और डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अचानक मुझे एक बुक शॉप दिखाई दी। वो बुक शॉप मेरठ में है, लाल बुक डिपो, आरलाल बुक डिपो एंड लायल बुक डिपो, दो हो गई थी। और अचानक मैं वहाँ गया, मैंने कहा यार वो अच्छी सी किताबें जो सेल्फ हेल्प होती है वो कहाँ रखी है? उसने कहा उधर रखी है कुछ एक किताब सब। और मैं वहाँ गया और मैंने एक किताब निकाली और किताब का मैंने ऐसे ही पेज खोला, आज भी मुझे याद है, पेज ऐसे खोला और लेफ्ट का नीचे मेरी निगाह गई। होता है ना क्या लिखा है, ऐसे ही 1-2 लाइन पढ़ते हैं ना, ऐसे खोला और लेफ्ट वाले साइड में नीचे निगाह गई और उसमें लिखा था दिस सम इनविजिबल फोर्सेस हैव ब्रॉट दिस बुक इन योर हैंड्स। कुछ अदृश्य शक्तियों ने इस किताब को आपके हाथ में रखा है। एंड मेरे गूज बम्प्स अभी भी आने लगे और मैंने कहा सर ये किताब मुझे दे दो। एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। गॉट माय पॉइंट? इसे कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। और सिंक्रोनिसिटी के बाद में आपको जो सिंक्रोनिसिटी आ रही है कि मुझे ये करना चाहिए, ये एक्शन लेने चाहिए, अब लॉ ऑफ रिसीविंग ये है कि अब आप एक्शन लीजिए। और एक्शन कई बार आपको रिजल्ट नहीं देंगे, उस एक्शन पर अपनी सेंस लगाइए कि ये मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या गलत। आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो आपको पता चल जाएगा ये हरिद्वार का रास्ता नहीं, ये जयपुर का है, तो आप बस में से उतर जाएंगे। तो जीवन में इतनी अकल रखनी होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आपको सही रास्ते पर जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने अमेजोन पर किसी किताब को बुक किया, किताब के पैसे डाल दिए, 2 घंटे बाद आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। वो कहेंगे यहाँ से निकल गई, अब यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ पहुँच गई, और फिर आ जाएगा एक मैसेज आज 10 बजे आपको किताब डिलीवर की जा रही है। अब आप अपने फ्लैट में, अपने घर में हैं और दरवाजे के अचानक घंटी बजती है, ठीक है, अब उठते हो और किताब लेने जाते हो। इसे हम लॉ ऑफ रिसीविंग कहते हैं। आप ये कहेंगे नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करेगा तो यही किताब आनी चाहिए, यहाँ कैसे आएगी? दरवाजा तुम्हें खोलना है। लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, वो इस एक्शन को लेने को ये मानते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। या देखिए लॉ ऑफ एक्शन ही, या एक्शन का लेना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लास्ट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिसीविंग। इस समय इस पॉडकास्ट से मैं किसी ऐसे आदमी को मैनिफेस्ट करूंगा जो मुझे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा, और आपको भी, अगर आपका ये यकीन है तो मैं इस पॉडकास्ट को नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट लेवल के रिवार्ड लेने के लिए शायद इस समय लॉ ऑफ रिसीविंग को कर रहा हूं, जिसका नाम है एक्शन लेना। लोग इसे नहीं करते हैं, वो रुक जाते हैं, उन्हें डाउट होता है क्योंकि वो अपने माइंड पर काम नहीं करते। अब ये कहेंगे सर यहाँ पर फिर आप NLP को प्रमोट करोगे? बिल्कुल यहाँ प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई करे। वो लोग करेंगे जिनको आगे बढ़ना। आपके माइंड के अंदर पेनफुल मेमोरी पड़ी है, इनको हटाना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले। कभी भी आपके अगर बाल्टी में कीचड़ भरा हुआ है और आप कहते हैं राम सर इसमें दूध डाल दो, दूध डलते ही कीचड़ प्लस दूध इक्वल टू दूध प्लस कीचड़, या कीचड़ ही कीचड़? कीचड़ ही कीचड़। अब मैं कितना भी दूध डालूं उसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी 2 मिनट बाद? कीचड़। डलती कितनी है क्या होगी? अब इस दूध को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं उसमें से निकाल के? नहीं ना। एक बाल्टी गंगा जल और 1 बूंद यूरिन कर देगी ना बर्बाद। तो कभी आपने सोचा कि हमारे माइंड में कितने नेगेटिव थॉट भरे पड़े हैं? पेनफुल मेमोरी आपके पास है, फेलियर आपके पास है, लोगों ने आपकी स्टॉकिंग की है, पास्ट की मेमोरी की है, किसी ने हमारा पीछा किया गलत तरीके से, किसी ने हमें हर्ट किया है, किसी ने हमारे साथ ब्रेकअप किया है, किसी ने हमारे साथ अब्यूज़ किया है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल। क्या ये मेमोरी आपके पास नहीं पड़ी तो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस काम नहीं करेगा? यहाँ से खाली करना पड़ेगा ना आपको। आपकी सेल्फ इमेज को तोड़ दिया गया है, टूटी हुई सेल्फ इमेज के साथ कैसे आप पहाड़ उठा लेंगे? आपको उसे ठीक नहीं करना होगा। इसलिए याद रखिएगा, सबसे पहले आप अपने माइंड को हील करें, अपने माइंड को हील करें। और जब ये माइंड हील करेगा तो ये रिसीव करेगा यूनिवर्सल संदेशों को। तो सर अब हम लोग इस पे बात करते हैं, आपने हीलिंग की बात की, कैसे हम लोग अपने माइंड को हील करेंगे? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है, जैसे आपने कहा इतनी सारी मेमोरीज। 5 चीज़ें कर लो।